हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग प्रो। अकाउंटिंग प्रो पे क्विक बुक्स की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में जो हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं वो है अक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। और अक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर जो सब टॉपिक इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है वो है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इन क्विक बुक्स। अब जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसकी जो है वो वीडियोस की एक पूरी सीरीज़ चल रही है। इससे पहले इस प्रोसेस की 2 वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। एक है परचेज ऑर्डर इन क्विक बुक्स, दूसरा हमने आइटम रसीट अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, और अब तीसरी वीडियो है जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो है कि इंटर बिल इन क्विक बुक्स, यानी कि जो वेंडर का बिल जब आपको रिसीव होगा वो आपने क्विक बुक्स के अंदर कैसे रिकॉर्ड करना है। याद रहे अक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग चल रही है। अभी तक हमने वेंडर को पेमेंट नहीं की है, बल्कि हम वेंडर से सारी सर्विसेज ले रहे हैं या हम उससे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं और अपने पास लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यही होती है अक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। तो चलते हैं क्विक बुक्स की तरफ और क्विक बुक्स में जाके देखते हैं कि अब हम वेंडर का बिल कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्विक बुक्स की स्क्रीन आपके सामने, और इसके अंदर अब हम स्क्रीन के ऊपर होम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रोसेस हमारे पास पूरा प्रोक्योरमेंट का नज़र आ रहा है कि सबसे पहले परचेज ऑर्डर्स हमने रिकॉर्ड कर लिया। परचेज ऑर्डर के बाद रिसीव इन्वेंट्री, 2 ऑप्शन थे, रिसीव इन्वेंट्री विद बिल और रिसीव इन्वेंट्री विदाउट बिल। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है इंटर बिल अगेंस्ट इन्वेंट्री, यानी कि जो इन्वेंट्री हमने रिसीव कर ली है अब हमने उसका बिल रिकॉर्ड करना है, तो अब हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब हमने क्योंकि वेंडर का बिल रिकॉर्ड करना है तो ऐसे करते हैं कि बेहतर तरीके से समझने के लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम एक बिल रिकॉर्ड करते हैं उन आइटम्स के अगेंस्ट जो हमें जीआरएन के अगेंस्ट रिसीव हुए थे, यानी कि 80 आइटम्स जो हमें रिसीव हो गए थे हम उनका बिल पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इंटर बिल फॉर रिसीव्ड आइटम्स, यानी कि जो आइटम्स हमें रिसीव हो गए हैं उनका बिल अभी हमें तक रिसीव नहीं हुआ, तो अब हम उनका बिल रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि रिसीव कर लेते हैं। तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो सबसे पहले वो मुझसे पूछेगा कि किस वेंडर से आपने कौन सा सामान, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल वेंडर से मैं सामान परचेज कर रहा हूँ, सर्विसेज ले रहा हूँ, तो उसका मेरे पास पेंडिंग बिल्स चल रहे हों। तो वेंडर मुझे याद है कि XYZ कंप्यूटर था। जैसे ही मैंने XYZ कंप्यूटर सेलेक्ट किया तो उसने मुझे बता दिया कि आपने 17 अक्टूबर को GRN 1020001 के अगेंस्ट जो है वो आइटम्स रिसीव किए हैं, तो आपने ओके करना है। अब एक ऑप्शन यहाँ पे और आ रहा है कि यूज आइटम रिसीट डेट फॉर द बिल डेट, यानी कि क्या आप वही वाली डेट मेंशन करना चाहते हैं कि जिस दिन आपने आइटम्स रिसीव किए थे, या इसके अलावा अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो एग्जैक्टली वही डेट उठाएगा जिस दिन आपने आइटम्स रिसीव किए थे। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर जो बिल के ऊपर डेट डली हुई है वो आपने रिकॉर्ड करनी है। तो वो क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास ये देखें खुद ब खुद पूरे का पूरा बिल क्रिएट हो गया है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। परचेज ऑर्डर आपने बनाया था, परचेज ऑर्डर से आपने रिसीव आइटम किया था और रिसीव आइटम से अब आप आ गए हैं बिल के ऊपर। तो बिल क्या है कि आपने वेंडर का बिल रिसीव किया है, और बिल रिसीव करने के बाद अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन क्या है कि सबसे पहले वेंडर है XYZ कंप्यूटर, डेट है कि किस डेट को, अगर तो देखिए 17 डेट है। उसके बाद ये देखिए रेफरेंस नंबर है। रेफरेंस नंबर क्या है कि GRN नंबर है जिसके अगेंस्ट। अब ये चीज़ जो है ना, ये आपने ख़ास तौर पे ख्याल करना है कि जो रेफरेंस नंबर होगा, रेफरेंस नंबर आपका वेंडर का बिल नंबर होगा, यानी कि जो वेंडर ने आपको इनवॉइस भेजी है, वेंडर ने जो आपको अपना बिल भेजा है, उसके ऊपर जो उसका इनवॉइस नंबर या उसका बिल नंबर लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है रेफरेंस नंबर के अंदर। यानी कि ये रेफरेंस नंबर आपने कोई जनरेट नहीं करना, आपकी कंपनी का कोई रेफरेंस नंबर नहीं होगा, बल्कि ये वाला रेफरेंस नंबर होगा आपके उस वेंडर की इनवॉइस का, बिल का, जो वो आपको भेज रहा है। ताकि अगर एक वेंडर आपके साथ मल्टीपल बिल्स आपको भेज रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बिल, उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन थी और कौन से बिल नंबर के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन थी। तो लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि XYZ कंप्यूटर का बिल है, तो उसने XYZ ने मुझे दिसंबर 20 का 001 नंबर बिल उसने मुझे भेजा है। अमाउंट 320,000 है
और बिल ड्यू मैंने 16 नवंबर से पहले पहले उसको पे करना है। बाय डिफ़ॉल्ट क्विक बुक ने 1 मंथ जो है वो उसका टाइम ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे टर्म देखें नेट 30 डेज़, यानी कि उसने मुझे 30 डेज़ का क्रेडिट दिया हुआ है कि 30 डेज़ के अंदर अगर मैं यहाँ से टर्म चेंज करूँगा नेट 15 डेज़, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डेट चेंज हो जाएगी। और डिस्काउंट की डेट यहाँ पे अगर मैं देखें कि अगर मैं 1% नेट 30 करता हूँ, तो अगर मैं 27 अक्टूबर से पहले कर देता हूँ तो मुझे डिस्काउंट 1% मिलता है। 2% अगर मैं 10 दिन के अंदर कर देता हूँ तो 2% मिलता है, और अगर मेरे पास ऐसी कोई नहीं है तो 15 डेज़ का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। मेमो, टॉप मेमो आ गया मेरे पास, क्या है कि WD जो मेरी हार्ड डिस्क थी, WD हार्ड डिस्क परचेज्ड, तो ये मेरा बिल हो गया। अब ये देखिए, ये जो आपके पास बिल आया है, तो ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके साथ आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। जाहिर सी बात है, बिल को चेक करने के लिए आपके पास इसका GRN होना चाहिए, आपके पास इसके जो है वो RFQ होना चाहिए, इसकी कोटेशन होनी चाहिए जो आपकी अप्रूव हुई थी, इसके पीछे परचेज रिक्विजिशन लगी हुई होनी चाहिए और कोड कंपैरिजन लगा हुआ होना चाहिए। तो वो सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट्स की जो अटैचमेंट्स होंगी वो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अटैच फाइल में जाके सारी की सारी अटैच कर लेंगे। वो अटैच करने से पहले है कि डू यू वांट टू सेव द ट्रांजेक्शन, येस आई वांट टू सेव द ट्रांजेक्शन, डू यू वांट टू चेंज द टर्म्स एंड कंडीशन। मैंने वो नेट 30 डेज़ बाय डिफ़ॉल्ट उसकी हुई थी, मैंने 15 डेज़ की है, तो वो मुझे वार्निंग जारी कर रहा है कि क्या आप इसके टर्म्स चेंज करना चाहते हैं, यस चेंज कर दें। तो अब जैसे ही मैंने सेव किया तो मेरे पास अटैचमेंट की विंडो ओपन हो गई, तो यहाँ पे मैं सारे जो मेरे डॉक्यूमेंट हैं वो मैं सारे यहाँ के साथ अटैच कर सकता हूँ। कंप्यूटर पे मेरे पास ऑलरेडी स्कैन हुए पड़े हुए, वहाँ से स्कैन कर सकता हूँ, डायरेक्ट मेरे सिस्टम के साथ स्कैनर लगा हुआ है, मैं स्कैन कर सकता हूँ। और ऑलरेडी अगर मैंने क्विक बुक के अंदर किसी और फोल्डर के साथ मैंने उसमें डॉक्यूमेंट सेंटर में अटैच करके रखे हुए, तो वहाँ से भी मैं उठा सकता हूँ। तो यहाँ पे अटैचमेंट के अंदर मैं वो इस बिल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो थे वो मैं सारे, अगर पिक्चर्स लगाना चाहूँ या जो भी चीज़ अटैच करना चाहूँ मैं अटैच कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ। तो इसके बाद मैं इसको यहाँ पे सेव एंड क्लोज भी कर सकता हूँ। और अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने देखनी है कि अगर आपकी इस इन्वेंट्री के अलावा वेंडर ने आपको कोई और चार्जेस लगाए हुए हैं, यानी कि ये तो बिल आपका ये हो गया इन्वेंट्री का, तो फिर आप उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। लेट्स से कि उसने आपको फ्रेट चार्जेस लगा दिए हैं, उसने कहा जी कि मैंने आपको ये 80 हार्ड डिस्क जो है वो मैंने आपको भिजवाई है, तो उसके जो चार्जेस हैं वो भी आप पे करेंगे। तो 80 हार्ड डिस्क जो ये मेरी कास्ट थी ये तो मेरी यहाँ पर आ गई। तो अगर इसके अलावा कोई चार्जेस हैं तो यहाँ पे देखें साथ एक्सपेंसेस का एक ऑप्शन आ रहा है, ये मेरा जो है वो परचेज ऑर्डर से इन्फॉर्मेशन आ गई, और यानी कि जो आइटम रिसीट से, और ये मेरी एक्सपेंसेस का एक पार्ट है कि उसने मुझे एक्सपेंसेस चार्ज कर दिया। उसने मुझे कहा जी कि आपने फ्रेट चार्जेस जो है वो आपने पे करने। तो ऑलरेडी देखिए मेरी कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है और कैरेज इनवर्ड है, ये मैंने डाल दिया। तो उसने मुझे लेट्स से कि मुझे उसने 2000 रुपीज़ जो है उसने इस चीज़ का चार्ज कर दिया कि आपको मैंने ये है फ्रेट चार्जेस फॉर WD डिलीवरी, HD डिलीवरी। तो हार्ड डिस्क की जो मैंने उसने डिलीवरी मुझे दी है तो उसने उसके फ्रेट चार्जेस मुझे चार्ज कर लिए हैं। तो अब ये देखिए 2000 की ये एक्सपेंसेस हैं और ये मैंने बिल वेंडर का, तो एक बिल के अंदर दोनों चीज़ें, एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो रहा है और मेरी इन्वेंट्री भी रिकॉर्ड हो रही है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको सेव एंड क्लोज करता हूँ, यस करता हूँ। तो ये कह रहा है कि द ट्रांजेक्शन इज नॉट इन बैलेंस, मेक श्योर द अमाउंट इन द डिटेल एरिया ऑन द फॉर्म फॉर दिस ट्रांजेक्शन इक्वल्स टू द अमाउंट एट टॉप ऑफ द फॉर्म। अब ये देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे पास मुझे क्विक बुक वार्न कर रहा है कि आपकी मैथमेटिकली ये जो आपने फॉर्म फिल किया है ये ठीक नहीं है। कैसे नहीं है कि ये देखें, ये टॉप पे जो मेरा विंडो है ये मेरी अकाउंट्स पेएबल को रेफर कर रही है कि अकाउंट्स पेएबल में कितनी अमाउंट जा रही है। जनरल एंट्री है, जाहिर सी बात है डबल एंट्री सिस्टम है, तो वो यहाँ पे बता रहा है कि 320,000 जा रही है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये मुझे बता रहा है कि 320,000 मेरा इन्वेंट्री में स्टॉक में जा रहा है और 2,000 रुपीज़ मेरा जा रहा है एक्सपेंसेस के अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स के अंदर। तो जब मैं इसको सेव करता हूँ तो मुझे सेव इसलिए नहीं करने देता कि मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो इम्बैलेंस है, यानी कि ये 2000 का इम्पैक्ट यहाँ इधर ऊपर अकाउंट्स पेबल में नहीं आ रहा। तो इसका बहुत आसान तरीकाकार है कि आपने ये देखें सबसे ऊपर टॉप पे देखें रिकैलकुलेट का बटन है। जैसे ही आप इसको रिकैलकुलेट के बटन को प्रेस करेंगे तो ये सारे का सारा टोटल ऊपर देखें 322,000 रुपीज़ टोटल ऊपर हो गया है। तो बड़ा आसान तरीकाकार है रिकैलकुलेट करने का। अब आप इसको क्या करेंगे कि सेव एंड क्लोज करेंगे, यस कर देंगे। अब क्या हुआ इसका इम्पैक्ट,
अब हम चेक करते हैं कि जब आपने वेंडर का बिल रिकॉर्ड किया तो इसका इम्पैक्ट क्या आया। सबसे पहले तो हम रिपोर्ट्स में चलते हैं। रिपोर्ट्स में जाके हम जाएंगे कंपनी एंड फाइनेंशियल, और कंपनी एंड फाइनेंशियल में जाके हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड। सबसे पहले जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखूंगा तो आप ये नीचे थोड़ा सा आके देखिए, कैरेज इन वर्ड के अंदर 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कैरेज शो होना शुरू हो गया है। जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये मुझे ड्रिल डाउन करके इससे पिछली रिपोर्ट पे ले जाएगा और ये मुझे बताएगा जो मैंने मेमो में लिखा हुआ था कि फ्रेट चार्जेस फॉर WDHD डिलीवरी, यानी कि 2000 रुपये ये मुझे चार्ज हुए हैं जो मैंने हार्ड डिस्क मंगवाई थी। पहला इम्पैक्ट तो मेरे पास हो गया रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। दूसरा इम्पैक्ट, क्योंकि मैंने इन्वेंट्री रिसीव की है, स्टॉक रिसीव किया है और उसके बदले में मैंने लाइबिलिटी खड़ी की है, अकाउंट्स पेएबल खड़ा कर लिया है, तो दोनों मेरे बैलेंस शीट के आइटम हैं। तो मैं कंपनी एंड फाइनेंशियल बैलेंस शीट स्टैंडर्ड में जाऊंगा। बैलेंस शीट स्टैंडर्ड में देखें, मेरे पास स्टॉक इन हैंड में 488,000 रुपीज़ है। तो आप ये देखें कि इससे पहले अगर आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखें तो उसमें यहाँ पे पीछे आ रहा था आइटम रसीट, बिल नहीं आ रहा था। अब ये कन्वर्ट हो गया बिल के अंदर, ये बिल बन गया है। ठीक है, वेंडर का बिल रिकॉर्ड हो गया, प्रॉपर बिल हो गया। और उसके बाद नीचे अगर मैं आऊँगा तो मेरी अकाउंट्स पेएबल के अंदर, लाइबिलिटी के अंदर यहाँ पे आपका वेंडर का जो XYZ कंप्यूटर है इसका पेएबल स्टैंड कर गया है। तो अब हमने क्या टारगेट अचीव किया इस वीडियो के थ्रू कि हमने जो आइटम्स रिसीव किए थे उन आइटम्स के अगेंस्ट हमने बिल रिसीव कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रिसीव आइटम में वापस जाता हूँ और मैं इससे पिछले वाली रिसीव आइटम को चेक करता हूँ कि उसका स्टेटस क्या हो गया। तो आप देखिए वो रिसीव आइटम के बजाय वो बिल में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए बिल रिसीव्ड पे आ गया। इससे पहले वो आइटम रिसीट था लेकिन अब ये बिल बन गया है। तो आइटम रिसीट की जो इसका स्टेटस था वो क्लोज होके ये बिल में चला गया है। अब जो रिमेनिंग चीज़ रह गई है वो क्या रह गई है कि मेरा परचेज ऑर्डर जो है वो अभी भी ओपन है। अगर आप देखें, मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ, परचेजेस में जाऊँ और परचेजेस के अंदर जाके ओपन परचेज ऑर्डर, तो ओपन परचेज ऑर्डर के अंदर अभी भी मेरी 20 हार्ड डिस्क जो है वो अभी बैक ऑर्डर पे पड़ी हुई है, वो आ गई हैं, लेनी है। तो अब फर्ज ये हम करते हैं कि ये 20 हार्ड डिस्क भी हमें रिसीव हो गई हैं और 20 हार्ड डिस्क रिसीव होते हुए वेंडर ने इस दफ़ा क्या किया कि वेंडर ने इस दफ़ा मुझे कहा कि आप आइटम रिसीव सिर्फ ना करें बल्कि अब आप आइटम रिसीव करने के साथ साथ इंटर बिल भी, यानी कि बिल भी साथ ही रिकॉर्ड कर लें। तो मैं क्या करता हूँ कि रिसीव आइटम्स एंड इंटर बिल पे जाता हूँ। तो अब ये डायरेक्ट बिल पे आ जाएगा, यानी कि इसका आइटम्स के साथ ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा, ये बिल पे आ जाएगा। अब ये नॉर्मल बिल, यानी कि वेंडर का जिस तरह आप नॉर्मल बिल रिकॉर्ड करते हैं, ये वो चीज़ है कि आप मार्केट में गए, मार्केट से आपने कोई चीज़ जाके परचेज की है, उसका वेंडर का बिल आपको मिल गया है। अक्रूवल बेस अकाउंटिंग की बात हो रही है, ये कैश बेस अकाउंटिंग की बात नहीं हो रही कि आपने बिल ले लिया, अभी उसको पे नहीं करना, आपके साथ उसकी क्रेडिट टर्म्स हैं, आपने उसकी लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। अगर तो कैश बेस्ड है कि आपने उसको कैश बेस करके आ गए हैं तो फिर यहाँ से नहीं जाएंगे, फिर आप बैंकिंग मेन्यू से जाके राइट चेक में जाएंगे और उसी वक्त ही उसको पेमेंट करके ज़ीरो कर देंगे, कोई लायबिलिटी नहीं होगी। एक तरफ आपका एक्सपेंस डेबिट होगा, दूसरी तरफ आपका कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। इस केस के अंदर आपका एक्सपेंस डेबिट हो रहा है या एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो दूसरी तरफ आपका लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो बिल आपका याद रखें उसी वक्त रिकॉर्ड होगा जिस वक्त आप अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग में जा रहे होंगे। कैश बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर जो है वो बिल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब वेंडर का बिल जो है वो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि XYZ कंप्यूटर को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं XYZ कंप्यूटर को सिलेक्ट करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि इसका परचेज ऑर्डर एक ओपन पड़ा हुआ है। बिल्कुल मुझे पता है कि इसका परचेज ऑर्डर ओपन है। 20 इसने मुझे हार्ड डिस्क अभी देनी थी, तो मैं इसको येस करता हूं तो ये मुझे परचेज ऑर्डर बता रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसने 20 हार्ड डिस्क जो है वो इसने सेलेक्ट की हैं। इसको पता है कि 80 जो है वो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी हैं, 80 मैंने डिलीवर कर दी हैं, 20 जो है वो अभी डिलीवर होना रहती हैं। तो ये अब क्या हुआ कि आप यही समझ लें कि आपने दो कॉन्सेप्ट हैं, एक आपने
80 हार्ड डिस्क जो है वो आइटम्स पहले रिसीव किए थे और उसके बाद आपने आइटम रिसीट के अगेंस्ट बिल किया था। ये आपके जो 20 रिमेनिंग थे आपने वो रिसीव किए और उनका डायरेक्ट आप बिल आइटम रिसीट नहीं कर रहे बल्कि डायरेक्ट बिल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसी जो ये वाला स्टेप है, आप इसी को अगर आप प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, डायरेक्ट वेंडर का बिल ऐड करते हैं, तो फिर यही तरीका होगा कि आप वेंडर का डायरेक्ट बिल ऐड करेंगे। ये तरीका कार कैसे होता है कि आप यहाँ से जाके डायरेक्ट इंटर बिल से भी जा सकते हैं या फिर आप जाके रिसीव आइटम्स एंड डायरेक्ट इंटर बिल, तो दोनों ये एक ही चीज़ें हैं, यानी कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। वेंडर का बिल डालें या ये डालें, दोनों में एक ही फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं वही इंफॉर्मेशन देता हूँ कि 1710 रेफरेंस नंबर, याद रखिएगा कि ये रेफरेंस नंबर आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का रेफरेंस नंबर नहीं है, बल्कि ये रेफरेंस नंबर वो वेंडर का बिल है जो वो आपको भिजवा रहा है। तो XYZ अक्टूबर 20, लास्ट टाइम उसने मुझे 001 भिजवाया था, तो ये 005 है। दरमियान में उसने 4 बिल जो हैं वो किसी और कस्टमर को भिजवाए, हमें फिर उसका 5वां बिल मिला है। तो ये इसलिए ज़रूरी है, याद रखिएगा कि अगर आपका फ्यूचर में या कभी किसी टाइम पे बिल्स के ऊपर कन्फ्लिक्ट हो जाए तो वेंडर आपको अपनी इनवाइस नंबर बताएगा कि मेरी इनवाइस नंबर ये वाली, इसकी पेमेंट आपने अभी तक नहीं की। तो आपको सॉफ्टवेयर में अगर आपने उस वेंडर की जो रेफरेंस नंबर है, इनवाइस नंबर अगर आपने डाला हुआ है, तो आपको ट्रेस करने में फ़ौरन आसानी होगी। अदरवाइज़ आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर आपने अपना रेफरेंस नंबर यहाँ पे कोई डाल दिया। तो अब ये टॉप पे टर्म्स नेट 50 डेज़ है, क्लास हमारी हेड ऑफिस ही रहेगी, और मेमो में क्या है, रिमेनिंग 20 WDHD रिसीव्ड, जो रिमेनिंग रहेगी थी वो मुझे रिसीव हो गई हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। सेव 1 और मोर आइटम्स हैव नॉट बीन असाइंड अ क्लास। देखिए क्लास कहाँ पे असाइन नहीं हुई हुई, मेरे ख्याल में तो सब जगह पे सेव करते हैं इसको, क्लास तो सारी हमारी जो है वो सेव है। यहाँ पे भी हेड ऑफिस के अंदर भी क्लास है, यहाँ पे भी जो है वो क्लास हमारी रिकॉर्ड हुई हुई है। इसको मैं यहाँ पे सेव एंड क्लोज करता हूँ, नहीं आ रही। एक्सपेंसेस में जाके देखें, यहाँ पे इस वजह से क्लास का कह रहा है कि क्योंकि एक्सपेंसेस के अंदर एक ब्लैंक लाइन आ रही है, इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं एडिट में जाता हूँ, डिलीट लाइन, और इसके बाद ये 80,000 यहाँ पे आ गया। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको सेव एंड क्लोज करता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव एंड क्लोज करूँगा तो मेरा जो वेंडर का जो अकाउंट्स पेएबल है, अकाउंट्स पेएबल जो है वो मेरा बढ़ जाएगा। आप ये देखें कि यहाँ पे आपका पहले बिल रिकॉर्ड हुआ था 322,000 का, उसके बाद ये बिल रिकॉर्ड हुआ है 80,000 का, तो 402,000 का मेरा अकाउंट्स पेएबल बैलेंस शीट के अंदर बढ़ गया। इसी तरह अगर मैं अपने स्टॉक में जाऊँ तो मेरा स्टॉक भी, जो मेरा स्टॉक इन हैंड है वो भी मेरा बढ़ गया। इसको अगर आप देखें तो मेरे पास ये एक बिल और ऐड हो गया। इसी तरह अगर मैं इन्वेंट्री की रिपोर्ट में जाऊँ, रिपोर्ट्स में मैं इन्वेंट्री में जाऊँ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल में जाऊँ, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल के अंदर ये चीज़ जो है वो देखें, नीचे मेरे पास एक और बिल आ गया। मैंने 20 हार्ड डिस्क मज़ीद रिसीव कर लिए हैं, 80 पहले रिसीव की थी बाद में। फिर रिपोर्ट में मैं जाता हूँ, रिपोर्ट्स में परचेजेस में जाता हूँ, और परचेजेस में जाके मैं ओपन परचेज ऑर्डर्स देखता हूँ। तो अब मेरे पास परचेज ऑर्डर ओपन कोई भी नहीं है, यानी कि मेरे सारे के सारे परचेज ऑर्डर क्लोज हो चुके हैं। मैं रिपोर्ट्स में जाके वेंडर में जाता हूँ और मैं परचेज ऑर्डर्स में जाके क्रिएट परचेज ऑर्डर में मैं प्रीवियस परचेज ऑर्डर जाके देखता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि 100 मैंने क्वांटिटी ऑर्डर की थी, 100 के अंडर रिसीव हो गया और रिसीव्ड इन फुल ये मुझे हो गया, और ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर मेरा क्लोज हो गया है। तो इस तरह आपने पूरा अपना जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, आइटम्स का रिसीव करने का, परचेज ऑर्डर इशू करने का, परचेज ऑर्डर के बाद आइटम रिसीव करने का, और आइटम रिसीव करने के बाद वेंडर का बिल रिकॉर्ड करने का कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब एक अगला प्रोसेस होगा, उसमें हम क्या करेंगे कि वेंडर का बिल क्लियर करेंगे कि हम जो हमारा अकाउंट्स पेएबल है हम उसको किस तरीके से क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, देखते रहिएगा अकाउंटिंग प्रो। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।